डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। What's up everyone? Welcome back to the Chaitanya Studio. I Pragati Kachi and I welcome you all on Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So friends, we are on a lecture series of BBAR paper code 503 that is Entrepreneurship Development. प्रीवियस यूनिट में हमने ब्लॉक नंबर 3 का यूनिट नंबर 3 पढ़ लिया था। आज की यूनिट में हम ब्लॉक नंबर 3 का यूनिट नंबर 4 दैट इज प्रोजेक्ट टीम एंड प्लानिंग के बारे में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज के लेक्चर के हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हमें अचीव करना है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, कोई भी प्रोजेक्ट हम कैसे बनाते हैं और एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टीम एंड प्लानिंग। देखिए, प्रोजेक्ट का मतलब होता है जब पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हम आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लान बनाते हैं कि हमको 3 मंथ 4 मंथ सिर्फ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करना है। ये हमारा क्या हो जाता है, करंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है, राइट। सो अब हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है, राइट। सो पीपल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान को हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। मैनेजमेंट में हमने समझा था कि जो मैनेजमेंट होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मैन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विथ देयर ऑल स्किल्स एंड पोटेंशियल टू कॉन्क्योर और टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 5 लोग हैं तो किसकी क्या पर्टिकुलर स्किल है, क्या पोटेंशियल है, कौन सा काम उनको बहुत अच्छे से आता है, तो हम क्या करते हैं, उनको वैसा वाला काम असाइन कर देते हैं। इसको हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो पीपल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लान का मतलब होता है लोगों का या एम्प्लॉइज का, उनकी स्किल्स, उनकी पोटेंशियल के हिसाब से उनको पर्टिकुलर काम असाइन करना, उनको ट्रेनिंग देना, मोटिवेट करना, डायरेक्ट करना कि आपको काम ये है, आपकी प्रोफिशिएंसी जो है वो इस सेक्टर में है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो, ग्रोथ हो। हम जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, राइट। Workplace leaders such as team leads, managers and departments head use people management to oversee workflow and boost employees performance every day। अब देखिए, एम्प्लॉयर का एक ही मोटिव होता है आपसे काम कराना, राइट। उसके बदले में वो आपको कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी पे करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयर क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करता है, ठीक है, आपको लीड करता है वो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कोई काम आपसे अगर नहीं आता तो वो क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है, राइट। तो पीपल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लान का मतलब होता है कि हमें अपनी एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट रखना है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, प्रॉपर डायरेक्शन देना है। अगर उनसे कोई काम नहीं आता है तो हमें सिखाना है, मोरल बूस्ट करना है और उनकी परफॉर्मेंस का भी इवैल्यूएशन करना है, राइट। पीपल मैनेजमेंट का मतलब होता है, people management refers to the process and participation an organization uses to manage its employees and enhance their performance, satisfaction and engagement। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैनेजमेंट करना, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करना, सेटिस्फाइड करना उनको कि आपको जो वर्क दिया था आपने बहुत अच्छे से काम किया, हमें क्या करना है, मोरल बूस्ट करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, ठीक है, और उनको अच्छी एक्टिविटीज़ में एंगेज करना है। तो ये होता है हमारा पीपल मैनेजमेंट, ठीक है। इट इंकम्पासेस द एक्टिविटी सच एज स्टाफिंग, ठीक है। इंकम्पासेस का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं। स्टाफिंग में हमने पढ़ा था कि हमें जो भी रिक्वायरमेंट है करंट वर्क की, उसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी के लिए हमने निकाला रिक्रूटमेंट। जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए थे उसमें से हमने कुछ एप्लीकेशन सेलेक्ट किए, जो राइट कैंडिडेट था हमने उसको क्या कर लिया, स्टाफ कर लिया, मीन्स उसको हमने ऐसा एम्प्लॉय रख लिया। अब हमें उनको देना है ट्रेनिंग, सबके साथ ओरिएंटेशन कराना है, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट करना है, ठीक है। उनको बताना है कि आपका जॉब रोल क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस सैलरी आपको क्या क्या फ्रिंज बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन प्लान के बारे में समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या होता है, ठीक है। An organizational plan, on the other hand, is a document outlines the strategies and process that a company will use to achieve a goal. Means एक ऐसा प्लान, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की सारी आउटलाइन एंड स्ट्रैटेजीज लिखी होती हैं, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज लिखी होती हैं कि कंपनी अपने गोल को कैसे अचीव करती है, कौन कौन सी स्टेप्स कंपनी फॉलो करती है, सारा डेटा किस में लिखा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में लिखा होता है। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के कंपोनेंट के अगर बारे में हम बात करें तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर्स मींस 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, रिसोर्सेस, कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है, कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन, गोल्स, ये सारी चीज़ें किस में लिखी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में लिखी हुई होती हैं। अ वेल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान कैन इंश्योर दैट द कंपनी हैज़ द रिसोर्सेज, प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इन प्लेस टू मीट इट्स गोल इफेक्टिवली। Here are 8 essential people management skills to incorporate into your workplace. वो कौन सी मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए अपने वर्क प्लेस पे। सबसे पहला, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़। अगर आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हो, बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हो या आप सीनियर हो, ठीक है, आपकी जो पोस्ट है वो मैनेजर लेवल की है, ठीक है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप हमेशा एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करो, आप उनको काम सिखाओ, उनसे काम कराओ, लेकिन उनको एम्पावर करो, ठीक है। दूसरा, एक्टिव लिसनिंग। अगर कोई कंप्लेन है तो आप उनकी कंप्लेन सुनो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बना के दो। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगर 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया काम को लेकर तो आपको क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, ठीक है, आपको ज़्यादा रूड नहीं होना, ज़्यादा पोलाइट भी नहीं होना, फ्लेक्सिबल होना है। पेशेंसफुल। एम्प्लॉयज़ अगर ड्यू टू कोई रीज़न काम नहीं कर पाया तो आप उससे एक्स्ट्रा टाइम के लिए रिक्वेस्ट करें। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनसे क्वेश्चनिंग करें और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बना के दें। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, धोखाधड़ी का केस नहीं होना चाहिए काम के ऊपर या सैलरी के ऊपर। एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें पॉजिटिव वाइब्स हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें अपने वर्क प्लेस पे कौन कौन सी स्किल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, तो टीम बिल्डिंग के बारे में समझेंगे अब। डायनामिक प्रोविजन फॉर टीम बिल्डिंग। कोई भी टीम हम कैसे बना सकते हैं, देखिए, अगर इंसान अकेले ही सारा काम कर लेता तो वो डेफिनेटली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ही काम कर रहा होता, पार्टनरशिप में नहीं जाता या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं जाता, ठीक है। तो टीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है को फाउंडर या सेम विजनरी पर्सन, ठीक है, जिसका विजन वही हो जो हमारा विजन है, ठीक है। तो डायनामिक प्रोविजन फॉर टीम बिल्डिंग रिफर्स टू अ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल पॉलिसीज, practices and activities aimed at enhancing the performance and cohesiveness of a team। मतलब डायनामिक प्रोविजन फॉर टीम बिल्डिंग का मतलब होता है कि हमें पॉलिसीज बनानी है, रूल्स बनाना है जो फ्लेक्सिबल हो, अडेप्टेबल हो, जितने भी टीम मेंबर्स हो सब लोग उसको क्या कर पाए, अडॉप्ट कर पाए। Second thing, these provision can conclude team building exercise, training, workshop, open communication, regular check-in, goal setting session among others। तो टीम में जितने भी लोग हैं सबको हमें एम्पावर्ड करना है। किसी के पास कोई पर्टिकुलर स्किल होगी, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में वो प्रोफिशिएंट होगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है कि इसका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, और सबको एक सिमिलर विजन के फ्रेम के अंदर रखना है। Third one is the purpose of dynamic provision is to create a positive and supportive team environment that foster growth, development and collaboration। हमें टीम में हार्मनी जनरेट करनी है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी का ईगो, एटीट्यूड कभी भी क्या ना हो, ब्रेक ना हो, या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपको पोलाइटली सुनना है और कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को क्या करना है, टुगेदर मिलकर काम करना है। आई होप आपको टीम बिल्डिंग का मतलब समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे टीम बिल्डिंग प्रोसेस कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है, हमें एक अच्छी टीम बनानी है, तो हम टीम कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो टीम हम बनाना चाहते हैं उसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, किस पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं। सेकेंड, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स।
अब जो टीम मेंबर्स होंगे उस टीम में 5 और 7 और मोर देन 10 पीपल्स, तो हमें कौन सी स्किल्ड वाले लोगों को टीम के अंदर रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर टीम मेंबर्स के बीच में हार्मनी नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, तो हम कभी भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्किल्ड फुल टीम मेंबर्स चाहिए होंगे, ठीक है। थर्ड प्रोसेस है कंसीडर टीम रोल्स, किसको कौन सा रोल देना है। जब तक हमें सामने वाले पर्सन की स्किल्स पता नहीं होंगी तो हम उसको रोल कैसे असाइन करेंगे। उसके बाद टीम बिल्डिंग स्ट्रेटजी बनानी है, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है, जो क्या करे, एक पर्टिकुलर टीम मेंबर को एम्पावर्ड करे, ठीक है। सब लोग उस रूल को फॉलो करेंगे, कोई सुपीरियर नहीं, कोई सबऑर्डिनेट, सबको इक्वली रोल्स मिलेंगे, इक्वली राइट्स मिलेंगे, इक्वली क्या मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। हमें ये फील करना है कि वी आर द पार्ट ऑफ टीम, आई एम नॉट द इंडिविजुअली टीम, ओके। फिर हमें जिसको जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज, पावर्स दी हैं, उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मेजर करना है। फिर देखना है कि गैप कितना है एक्चुअल परफॉर्मेंस का और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का, ठीक है। बीच बीच में मीटिंग को शेड्यूल करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा काम खत्म होता है या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हमने टीम बनाई है वो खत्म हो जाता है, तो हमें टीम को डिसॉल्व करना है। सो दिस इज द ओवरऑल टीम बिल्डिंग प्रोसेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीम इज, ठीक है। अब एक अच्छी टीम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहला कि हम टीम बना क्यों रहे हैं, देयर मस्ट बी अ पर्पस। बिना पर्पस के हम टीम नहीं बना सकते, ठीक है। तो सबका टाइम वैल्यूएबल होता है, तो जितने भी लोगों को हम एज अ टीम मेंबर्स रखने वाले हैं, तो हमारा एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। पर्पस के अंदर आएगा आपका विजन, मिशन, गोल और टास्क, ठीक है, जिसको हमें एक्सप्लेन करना है टू एवरी टीम मेंबर्स, ठीक है। इनफॉर्मेलिटी होना चाहिए, ज़्यादा हमको रूड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना, ना ही ज़्यादा हमको इनफॉर्मल होना है, ठीक है। थर्ड वन इज अ पार्टिसिपेशन, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे सजेशंस लेने में या फिर किसी को पावर देने में या फिर किसी को ऑर्डर देने में। हमें किसी के साथ क्या नहीं करना, पार्शियलिटी नहीं करना, बायस नहीं होना, सबकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुन के समझ के क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। सिविलाइज्ड डिसएग्रीमेंट, सिविल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर क्या है, मोरल वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं। सामने वाले पर्सन के लिए वो चीज़ गलत है जो उसके लिए गलत है, मीन्स पर्सन क्या है, बायस्ड नहीं है, उसके अंदर मोरल वैल्यूज हैं। थर्ड वन इज कंसेंसस डिसीजन, मीन्स कि कोई भी पर्सन अगर आपको सजेशन दे रहा है या आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, वो सबकी कंसेंट से लेना है। कंसेंसस का मतलब होता है इच्छा। हमें किसी के ऊपर फोर्सफुली कोई भी ऑर्डर नहीं जमाना है, ओपन कम्युनिकेशन रखना है ताकि इंसान बिना हेजिटेशन के आपसे कम्युनिकेट कर पाए। किसको क्या रोल्स देना है, कौन सा काम देना है, वो आपको क्लियरली बताना है टीम मेंबर्स को, ठीक है। आपको एक अच्छा लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करना है, ठीक है। आप अगर किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कोई इंसान आपको इंस्पिरेशन मानता है, तो आप एक अच्छे लीडर कहलाते हो, ठीक है। तो आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो नहीं करना, आपको डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरों को जज करने के पहले या फिर टीम मेंबर्स को जज करने के पहले आपको क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है। पहले आप अपने आप को आंकिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, टीम को आंकेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा टीम बिल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा था, स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हमने मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे मैनेज करें। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल, जो होती है बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिसको हम बोलते हैं स्टाफ या एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पर हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं। पहला, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है it's a kind of HRM strategy is an organization should include all aspects of people management beginning from hiring to post separation programs। जैसे ही एम्प्लॉई आपके यहाँ ज्वाइन करता है, ठीक है, तो आपको जॉब रोल, जॉब डिस्क्रिप्शन बतानी है,
स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कोई भी बात आपको छुपानी नहीं है। सेकेंड, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिबिलिटी इम्प्लाइज दैट HR प्रैक्टिसेस मस्ट डेवलप ट्रस्ट बिटवीन रैंक एंड लाइफ और फाइल ऑफ एम्प्लॉयज एंड टॉप मैनेजमेंट। मीन्स कि हमको क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंट रहना है अपनी पॉलिसीज को लेकर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज को एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपने कुछ टेम्पटेशन दे दिए और बाद में आप अपनी बातों से मुकर गए। तो क्रेडिबिलिटी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, क्रिएटिविटी। द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ द कंपनी शुड फ्लो फ्रॉम द यूनिक स्ट्रेटजी ऑफ HRM। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है उसमें सिचुएशन के हिसाब से सुपीरियर्स को क्रिएटिव रहना चाहिए। हर व्यक्ति को एक सेम फ्रेम में लाकर रखना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन हर एम्प्लॉय की फाइनेंशियल या घर की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, तो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपनी रूल्स एंड पॉलिसीज़ में, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसीज, कंट्रोल, चेंज, ये सब क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज करने की क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। हमने स्टाफिंग कर ली, HRM के प्रिंसिपल्स भी बना लिए। अब हम डिसाइड करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में, जिसमें हमने समझा था कि 3 लेवल का मैनेजमेंट होता है, अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अपर लेवल का जो मैनेजमेंट होता है उसमें फाउंडर्स होते हैं, CEO होते हैं, जो क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, डिसीजन लेने की अथॉरिटी उनकी होती है। सेकेंड आते हैं आपके मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, कोई ऑपरेशन मैनेजर है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं आपके एक्चुअल काम करने वाले एम्प्लॉयज़, ठीक है, आपके वॉचमैन हुए, साफ सफाई वाले हुए, क्लर्क हुए, ठीक है, जिनको डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं होती, जो क्या करते हैं, अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वो वर्टिकल हो सकता है, डिपार्टमेंटल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब फिर से समझते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ system that outlines how certain activities are directed in order to achieve the goals of an organization. These activities can include roles, regulations and responsibilities. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेम के अंदर लाकर रख दिया कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ पॉलिसीज हैं जो सबको फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या होते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। पहला है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सेकंड स्टाफ, थर्ड लाइन कम्स स्टाफ, कमेटी ऑर्गेनाइजेशनल, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स एंड हाइब्रिड एंड डिपार्टमेंटल, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। सबसे पहले होते हैं फाउंडर्स, मैनेजर्स या डायरेक्टर, उसके नीचे हाफ काम वो डिवाइड कर देते हैं अपने असिस्टेंट मैनेजर्स को। असिस्टेंट मैनेजर के नीचे आते हैं आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। तो दिस इज अ ट्रेडिशनल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हायरार्की जो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक फ्लो करता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि जितने कम लोग होंगे मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन उतना कम होगा, ठीक है। 4 लोग हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में तो सबको पता है किसके क्या रोल्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, किसी को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड होता है हमारा स्टाफ और फंक्शनल अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल मीन्स कि फंक्शन के बेस पे हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर होगा आपका डायरेक्टर या CEO, ठीक है, सारा काम वो नहीं कर सकता तो उसने एक फाइनेंशियल मैनेजर को हायर कर लिया, एक प्रोडक्शन मैनेजर को हायर कर लिया, एक CA को हायर कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने अथॉरिटी दे दी कि कुछ पावर्स हैं आपको, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि काम ये करना है, कैसे करवाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो उन्होंने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर लिया, स्टाफ को रख लिया, ठीक है। वो सुपरविजन का काम कर रहे हैं और उनके नीचे 3-4 स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है,
छोटी छोटी कमेटीज हम डेवलप करते हैं जो कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं. Committee organizational structure charts can be defined as a group of members which discuss and develop strategies, solutions for a particular problem. ठीक है, छोटे छोटे गोल्स अचीव करने के लिए 3-4 लोगों की हम क्या बना लेते हैं, कमेटी बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन. फिर आता है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. दिस इज अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी क्लियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है. A divisional organizational structure is a type of organizational design where a company is divided into smaller and semi-autonomous unit. ठीक है, सेमी ऑटोनोमस यूनिट में हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है, हर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आपको प्रोडक्शन का काम देखना है, आपको जियोग्राफिक रीजन का काम देखना है, आपको कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर स्टडी करनी है. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड लोगों को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया और उनको बोल दिया आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में ही काम करना है. ईच डिवीजन ऑपरेट्स एज अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन परफॉर्मेंस. हमने उनको अथॉरिटी दी है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो. वी जस्ट ओनली वॉन्ट आउटपुट. द डिविजनल स्ट्रक्चर अलाउज फॉर अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी हमने किसको दी है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर हैं. ठीक है, जिनके नीचे स्टाफ काम कर रहे हैं. आई होप आपको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आया होगा. फॉर फर्दर एनी क्वायरी एंड डाउट यू कैन मेल अस at pragati.kachi@bau.edu. Thanks for watching my video. Have a knowledgeable day ahead. We will meet you soon in a next video lecture. स्वाध्यायः